जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल में हो या मेल्स में हो, वो दोनों में हम इक्वल इंसिडेंसेस देखते हैं। हर एज ग्रुप से स्टार्ट करें तो हम लगभग 10-12 साल से अपने पेशेंट्स को देखते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। और ये एज ग्रुप आपके 60-70, आपके एक्सटेंडेबल रेंज है, काफी लंबा चौड़ा एज गैप होता है उसमें। तो नॉर्मल हेयर क्या होता है, अगर हम जानना चाहे तो फिर एक 3 फेजेस में हेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे स्कैल्प में। इवन प्रेजेंटली जब आपके बाल आप देखते हैं, वो 3 फेजेस में होता है। एक बेसिकली टेलोजन फेज होता है, एक एनाजन फेज होता है और एक कैटाजन फेज होता है। अब हमारे सबसे ज्यादा बाल जो हम देखते हैं वो टेलोजन फेज में होता है। उसके बाद हमारे एनाजन फेज में हम देखते हैं और कैटाजन फेज में देखते हैं। कैटाजन फेज हमें इतना आसानी से दिक्कत नहीं आता है क्योंकि वो एक इन बिटवीन फेज होता है एनाजन टिलोजन के बीच का। और एनाजन फेज हम ग्रोइंग फेज कहते हैं। टिलोजन फेज में जब बाल रहते हैं तो वो सालों तक रहते हैं। अब जब हमारे पास 90% पब्लिक आती है तब हम हमेशा कहते हैं कि आपको टिलोजन एफ्लुएम है। क्यों? इसका रीजन ये है कि वो सबसे कॉमन कॉज होता है हेयर फॉल का। उसको हम नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया भी बोला जाता है उसको, बेसिकली क्योंकि उसे रिवर्स किया जा सकता है। टिलोजन एफ्लुएम ऐसी चीज होती है जहां पर अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कोई डिजीज अभी आपका ऑन गोइंग है या फिर आपको कोई ड्रग्स चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको ज्यादा हेयर फॉल दिख सकता है ये फेस में। बट ये भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 50 to 150 हेयर एवरी डे लॉस होना नॉर्मल बात होती है। कोई कोई सीजन्स में, जिस तरह से समर हो गया आपका, विंटर हो गया आपका, रेनी सीजन हो गया, वेरिएशन होता है। हर एज ग्रुप में वेरिएशन होता है। कभी आपको समर्स में कम दिखते हैं, कभी रेनी सीजन में ज्यादा दिखता है, कभी विंटर में कम दिखता है। बट ऑन एन एवरेज 50 to 150 हेयर गिरना नॉर्मल बात होती है। तो पेशेंट हमारे पास बहुत स्ट्रेस में आते हैं कि क्यों मुझे इतने हेयर फॉल अचानक से हो गए। तो हम तब उनको कहते हैं कि ये नॉर्मल हेयर फॉल है। अब नॉर्मल कब आप कंसिडर करते हैं कि जब आप नहाते समय आपको बहुत सारा हेयर आपके ड्रेन में दिखने लगा। अगर जब आप उठते हैं आपके जो पिलो केस में है कि आपको 100 बाल दिखने लगे, जब आप कोम करते हैं तब आपको एकदम से एक गुच्छा टाइप का दिखने लग गया, या आपको कहीं पर लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको थिननेस दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स में जो सेंटर पार्टिंग होती है वहां पर थिनिंग दिखने लग गए। या आप जब आप एक पोनीटेल बांधते तो आपका जो गर्थ होता है पोनीटेल का वो अगर कम लगने लगे, तब वो थोड़ा हमारे लिए एक रेड अलर्ट एरिया होता है। बट 90% टाइम्स वी कैन रिवर्स इट। आपके डाइट से हम चेंजेस कर सकते हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन क्या कॉज है उसका, जब हम उस पर जाते हैं तब उस पर वो चीज पर हो सकता है। सेकेंडली जब आप आते हैं हमारे पास एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ या मेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ। अब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हम किसे कहते हैं? बेसिकली फीमेल्स में जब हम प्यूबर्टी रीच करते हैं, 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं हमारे हेड्स पर, जो इस साइड पर हमें मोस्ट एविडेंटली दिखने लगता है, जो नॉर्मली भी दिखेगा आपको। बट अगर ये ट्रायंगल आपके ईयर के इससे आगे चले जाए या आपके सेंटर पार्टिंग में आपको ज्यादा डेफिशिएंट दिखने लगे हेयर, तो उस टाइम वो आपके लिए एक रेड अलर्ट एरिया बन जाता है। और डॉक्टर्स को आप उस चीज को या रेफरेंस पॉइंट से हम कह सकते हैं हाँ कि आपको अब ज्यादा जाकर हेयर फॉल हो रहा है। सेकेंडली जब मेल आते हैं तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि मेल्स का हमेशा सेंटर पार्ट सबसे ज्यादा दिखने लगता है उनको हेयर फॉल। उनके बैक जो हम टेम्पोरल रीजन कहते हैं उसे भी कम बाल कम दिखने लगते हैं। तो वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो जेनेटिक कॉज, अगर आपके घर में ऑलरेडी किसी को है हेयर फॉल की इश्यू। सेकेंडली आपका डाइट अगर हो गया, आपका कोई हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, ये सब उसे सिर्फ एग्रीवेट करने में हेल्प करता है। तो रेंजिंग वाइज तो आप कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा थिनिंग शुरू हो गया है एक टाइम पर, तो आप कब जाना चाहोगे एक डॉक्टर के पास? यही रीजंस है कि आप जाना चाहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा थिनिंग लग गया है बालों का, आपको आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा। बहुत सारी चीजें ये भी होती है कि बहुत पैची लॉस ऑफ हेयर होता है बहुत सारे लोगों को। वो हम उसको एक डिफरेंट टर्म कहते हैं, उसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। तो वो जब एलोपेशिया एरियाटा की तरफ आते हैं हम,
तो एलोपेशिया एरिएटा जैसे पैची हेयर लॉस हो जाता है, कहीं पर आपको एक स्पॉट दिखने लगता है, वो एक स्पॉट को आपने नहीं इतना नोटिस किया आपने, आप कभी बार्बर के पास गए, आप कभी किसी हेयर कट के पास गए, तो जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको पहला स्पॉट, नॉर्मली पेशेंट हमारे पास आकर हमें ये कहते हैं कि मुझे मेरे बार्बर ने ये कहा कि आपको यहाँ पर एक स्पॉट आ गया है, बिकॉज मोस्टली वो पीछे के साइड में दिखने लगता है, फीमेल्स को इतने अपने हेयर की ग्रोथ की वजह से दिखने नहीं लगता, और मेल्स तो वैसे भी बहुत कम ही अपने आप को नोटिस करते हैं, बट यस विद हेयर व्हेन इट कम्स इट बिकम्स अ वेरी बिग पॉइंट कि हाँ नहीं ये पैची लॉस हो गया है, तो उसके लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस होते हैं। तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में हम हेयर फॉल को कंसिडर करते हैं, नॉर्मल कॉजेस से लेकर आपके कोई सिस्टमिक कॉज को लेकर। थर्डली आप अपने कोई, अगर आप किसी, जैसे अगर आप कीमोथेरेपी अंडरगो कर रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी अंडरगो कर रहे हैं, वो एक स्पेक्ट्रम होता है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम हेयर फॉल का ऐसे करते हैं। अगर इसे हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो सिंपल से जाते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है या आप में खून की कमी है तो आपको हेयर फॉल दिखने आता है। कोई विटामिन की डेफिशिएंसी आप में शुरू हो गई है या आपका खाने का इंटेक कम हो गया है एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, या तो आप बीमार थे, आप स्ट्रेसफुल पीरियड में जा रहे थे तो आपका कंजम्पशन ऑफ फूड कम हो गया, ये न्यूट्रिशनल कॉज की तरफ जाते हैं हम। उसके बाद सेकेंडली आप किसी दवाई ले रहे थे ये स्ट्रेसफुल पीरियड की वजह से, तब तो फेब्राइल इलनेसेस जब हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार का फीवर आपको जब आप करते हैं, आप सफर करते हैं, तब आपको ये हेयर फॉल दिखने लगता है। टाइफॉइड बीइंग द मेजर रीजन, जहां पर फीमेल्स मेल्स दोनों को विद इन 3 मंथ्स जब उनका डिटेक्ट होता है उसके बाद सबसे मेजरली हेयर फॉल दिखने लगता है उनको। सेकेंडली आप कोई भी फेब्राइल इलनेस, आपका मलेरिया हो, डेंगू हो, एक्स वाई आपके अलग रीजंस हो, उसके बाद कॉमनली आपको हेयर फॉल दिखकर आता है फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट एपिसोड से। ये आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात हो गई, क्योंकि वो फेब्राइल इलनेस के टाइम आपका बॉडी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स पर चला जाता है। तो हेयर ऐसी चीज है कि बॉडी लास्ट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसे देता है। रीजन बीइंग कि बॉडी को सरवाइव करने के लिए हेयर की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत एक ब्यूटीफुल और एक ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेयर पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। इसीलिए जब ये आपका न्यूट्रिशनल लेवल या आपका प्रोटीन बेसिकली कंटेंट जब कम हो जाता है बॉडी में, तब आपका हेयर लास्ट चीज होती है बॉडी को सरवाइव करने के लिए। तो बाकी जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से वो दिखने आता है आपको। सेकेंड चीज, जब आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, लगभग आजकल सभी इंडियंस में है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से घर पर रहते हैं, सन एक्सपोजर रहता नहीं हम में, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ गई है। थर्डली, अगर आप कोई थायराइड के पेशेंट है तो थायराइड के पेशेंट्स में कॉमनली दिक्कत आता है ये हेयर फॉल। अगर आप किसी कीमोथेरेपी या रेडिएशन पर अंडरगो कर रहे हैं तब आपको ये हेयर फॉल बहुत ज्यादा अधिक इसमें दिखता है। देन दिस इज वन स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज जहां पर हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। बट जब आपके पास अंडरगोइंग लास्ट रीजंस हो जाते हैं, जब हम जिसको हम स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं, जिसमें थोड़ा परमानेंट हेयर लॉस दिखकर आता है आपको, वो आपके हो गए डिस्कॉइड लूपस एरिथमेटिस और सेकेंडली लाइकेन प्लैनस जैसे डिजीजेस में आपको बहुत ज्यादा, जिसको एलोपेशिया सिकैट्रिकल एलोपेशिया भी कहा जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा अधिक हेयर फॉल दिखता है, पैची लॉस दिखता है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये नॉन रिवर्सिबल कंडीशन हो जाता है। तो ये टाइम पर एकदम जब आप फर्स्ट स्पॉट आप देखें तो आपके सही, आप डॉर्मेट के पास जाए, आपके जो भी विजिटिंग डॉक्टर्स है उनके पास जाकर आप जितना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतना डैमेज कम होता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। जैसे मैंने मेंशन किया कि जैसे 50 to 100 हेयर्स कॉमनली गिरता है, बट अब ये आजकल जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो हम सोशल मीडिया से इतने प्रभावित हो गए हैं कि सबने ऐसे कर दिया कि 0 हेयर फॉल इज द गोल टू अचीव, जो जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक डेड हेयर आपके बाल आपके स्कैल्प से गिरेंगे नहीं तो नए बाल कहाँ से उगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि 50 to 150 हेयर जब आपके गिरते हैं तो वो नॉर्मल बात होती है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी फीवर था तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगले 3 महीने तक आपको हेयर फॉल ज्यादा होगा। स्पेशली जब हम अभी कोविड के टाइम पर हम
थे, तो हम कोविड के बाद जो पेशेंट्स देख रहे थे उनको बहुत हेयर फॉल था। बट ये टाइम पर हमने सिर्फ उनको ये आश्वासन दिया कि आपके जो ये हेयर फॉल है विद इन 3 मंथ्स बैक टू नॉर्मल होगा। जब आपको लगे कि आपके बाल 150 हेयर 50 टू 150 हेयर से ज्यादा गिरने लगे। सेकेंडली, जब आपको विजिबली थिनिंग दिखने लगे अपने बालों में। थर्डली, सबसे रेड अलर्ट एरिया जो डर्मैट्स के लिए होता है वो होता है पैची हेयर लॉस। अब ये पैची हेयर लॉस या तो रिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है या तो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। तो जब आपको फर्स्ट स्पॉट दिखे तब जाकर आप डॉर्मैट के पास अगर आप जाएंगे तो वो एक प्रॉपर आपको डायग्नोसिस की तरफ जब ले जाएंगे उतना आपका डैमेज कम होता है। तो ये सब 3-4 कंडीशंस है। स्पेशली हम लोग इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत लोगों को देखते हैं कि लैक्टेशन फेज में जब रहती हैं औरतें उनको काफी हेयर फॉल होता है। बट अब वो रीजन के लिए आपको डर्मैट विजिट करना बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि हम आपको एक डाइट के हिसाब से आपको कहते हैं कि कौन सा प्रोटीन इंक्रीज करे आपके इसमें, आपके प्रोटीन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहाँ हो रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसी चीजों में हो रही है तो फिर हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। एंड आजकल के इसमें जब हमें सब लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि एवरी पर्सन हैज टू कंज्यूम सम न्यूट्रिएंट्स, सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बिल्कुल सच बात नहीं है। योर बॉडी जब हम खाना खाते हैं तो आपको सब वाइटल विटामिन उसी से मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की उसमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है ह्यूमन बॉडी को। बट यस, अगर आपके पास जब आपका खाना इनटेक कम हो गया ये सब, तो वो सब चीजों के लिए आपको डॉर्मैट की जरूरत तब पड़ती है कि वो आपको बताए किस न्यूट्रिएंट्स की आपको जरूरत है, कहाँ आपको प्रोटीन इंक्रीज करना चाहिए, कहाँ आपको बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं रहती है, और आप वो उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर कर। तो आई थिंक 50 to 60% लोगों को एक बार तो डॉर्मैट को जाकर दिखा लेना चाहिए कि हाँ मैम मैं ये देख रही हूँ या सर मैं ये ले रही हूँ, ये सही है या गलत है, वो आप एक बार जान लीजिए। अब हेयर फॉल की बात किया जाए तो फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत होती है, क्योंकि इंडियंस में मेजरली हम लोग बहुत सारे वेजिटेरियंस होते हैं। तो हम जब हम शुद्ध शाकाहारी जिसे हम कहते हैं उनमें प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा अधिक होकर आती है। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में जो खाना हम खाते हैं वो जैसे दाल हो गए आपके, तो वो हम ज्यादा पानी का कंटेंट उसमें बढ़ाकर हम प्रोटीन उसका कम कर देते हैं। तो जब हम न्यूट्रिशनल ये सब आपके जो आपको बिना डर्मैट के दिखाए हुए जो आप चेंजेस आप घर पर कर सकते हैं, ये उनमें से एक चीज है कि आप अपना प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज किए। अब वो प्रोटीन कंटेंट कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप डेली आपके हाउस होल्ड में आप जो भी बनाते हैं, जैसे आपके दाल हो गए, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वो सब आपको क्वांटिटी वाइज इंक्रीज करने पड़ेंगे। दाल में भी जैसे आप दाल बनाते, कोई भी प्रकार का दाल हो, उसमें आप जितना पानी कंटेंट कम करेंगे और दाल का कंटेंट इंक्रीज करेंगे उतना आपका प्रोटीन इंक्रीज होता है। सेकेंडली, आपके प्रोबायोटिक्स जो हम जिसे हम दही कहते हैं, जिसे हम छाछ कहते हैं, वो जब आप इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रोटीन कंटेंट भी उसमें इंक्रीज होता है। जब आप रॉ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता है। नॉन वेजिटेरियन ईटर्स के लिए बहुत इजी होता है प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करना, बेसिकली क्योंकि उनके पास चिकन सोर्स है, उनके पास एग सोर्सेज है। बट उसमें जो ग्रेवी कंटेंट होता है जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड का एकदम मेजर होता है कि हम ग्रेवी बेस्ड सब कुछ खाए, उसमें अगेन आपको ग्रेवी कम कर कर आपको चिकन पे कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा आपके प्रोटीन के लिए। नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए आपके हम जैसे एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं तो 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है आपका प्रोटीन इनटेक। तो आप जस्ट इमेजिन करिए आप 60 kg के हैं, तो आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बेसिकली चाहिए रहता है, जो ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट होता है डे टू डे में। बट एनी विच वेज यू हैव टू एटलीस्ट रीच 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, आपके बाल उतने ग्रोथ, आपके हेल्थ ऑफ द हेयर मेंटेन रखने के लिए। सेकेंडली, आपके जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, नॉट ऑल सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड पर से। आजकल हम लोग ओमेगा 3 हो गया है, आपके मल्टीविटामिन हो गए हैं, इतने हम मल्टीविटामिन की साइड चले गए कि इनफैक्ट
बहुत सारे पेशेंट्स ओवरडोज ऑफ मल्टीविटामिन के साथ आते हैं। वो एक ही टाइम पर बहुत सारे मल्टीविटामिन ले लेते हैं विदाउट चेकिंग द कंटेंट्स फॉर इट। आप अगर कंटेंट चेक करेंगे तो बहुत सारे विटामिन ओवरलैप होते हैं। आप थर्डली, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन शुरू करें, क्योंकि विटामिन डी ऐसा एक प्रीकर्सर होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके नॉर्मल स्किन ग्रोथ के लिए, आपके ग्लो के लिए बेसिकली। तो वो एक सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी का। एंड थर्डली, अगर आपके पास कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीजेस है, लाइक मैंने पहले मेंशन किया है कि आपको कोई भी पैची हेयर लॉस दिख रहा है, तब आपको फर्स्ट जाकर उस डिजीज को करेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेयर फिर सेकंड आ जाता है कि हम लोग पहले आपके डिजीज को करेक्ट कर फिर ही आपके हेयर लॉस को कम कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जाकर ओवर द काउंटर इतने सारे विटामिन की टैबलेट ना खाइए। सोशल मीडिया ने हमको बहुत सब कुछ बता दिया है कि आप 10,000 ऑयल्स मत खरीदिए, क्योंकि ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आई फॉरगॉट टू एड्रेस दिस कि ऑयलिंग क्या है, ऑयल क्या करता है। जब आप कोकोनट ऑयल लगा लिए, मस्टर्ड ऑयल लगा लिया, या XYZ आपने ऑयल लगा लिया अपने बालों को, ऑयल किसी भी रिसर्च ने आज तक ओवरऑल कहीं पर भी ये प्रूव नहीं किया है कि ऑयल से हेयर ग्रोथ होता है। ऑयलिंग इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर हेयर फॉल। आप जब ऑयल करते हैं, ऑयल का सिर्फ काम ये है कि वो आपको नरिशमेंट देगा आपके हेयर को, जो आपके फ्रिजीनेस है, आपके ड्राइनेस है आपके बालों में, सिर्फ उसको सप्लीमेंट करने के लिए ऑयलिंग काम आता है। तो जब आप इतने सारे जब हम डालते, मस्टर्ड सीड्स डाल दिया आपने, फेनिग्री सीड्स, इतने सारे, और आजकल ये है टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टॉप हेयर फॉल, मत करिए वो सब। इतने सारे इरिटेशन होकर आते हैं हेयर फॉल में, हम इतने सारे स्कैल्प डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, पेशेंट्स इतने सारे बॉयल्स लेकर आते हैं। और आज तक मुझे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला है कि जिसने मुझे कहा है कि हाँ मैम, मैंने ये लगाकर मेरे सब ठीक हो गया है बाल। राइट, तो फर्स्ट इज सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस मत करिए अपने लाइफ में। सेकेंडली, सेल्फ मेडिटेट मत करिए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, बिकॉज उससे कोई ना आपको कोई लाभ होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने के चांसेस है। थर्डली, डॉक्टर को अपना फ्रेंड समझिए। जब डॉक्टर आपको लग रहा है कि आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं, तो कोई हार्म नहीं है उनके पास जाकर एक ओपिनियन लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने बहुत साल इस चीज में अपना उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो उन्हें आइडिया है कि ये क्या है। तो उन्हें अपना दोस्त समझिए, उनके पास जाकर समझिए कि ये क्या लॉस है। सब पैनिक कंफ्यूजन में ना, एक से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये टाइम पर।